welcome to biology class. Myself Marhoob Mohsin. I have done MSc from Jamia Millia University New Delhi and B.Ed from Maharishi Dayanand University Rohtak. And today we will discuss about the gametogenesis. Gametogenesis ये जो है ये टॉपिक आपका gametogenesis ये कवर होता है अंडर द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है क्लास 12 का टॉपिक है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन. उसमें जो है एक टॉपिक है gametogenesis, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिएगा जरा सा कि व्हाट इज द gametogenesis. Gametogenesis बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. समझिएगा जरा सा. तो ये अब गैमेटोजेनेसिस की अगर बात करें, आपने बोला कि प्रोसेस है एक तरह का जो कि जिससे कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है. तो गैमेट तो दो तरह के होते हैं. अगर मतलब पूरे ह्यूमन काइंड की अगर बात करें तो दो तरह का, इधर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. तो इसका मतलब कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन अलग होता होगा और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन अलग होता होगा. देखिएगा जरा सा. मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, मेल गैमेट बनते हैं इसमें. ठीक है, और इसमें आप देखेंगे दूसरा आपका टॉपिक है oogenesis. oogenesis देखिएगा जरा सा. इसमें फीमेल गैमेट बनते हैं. समझिएगा, फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? ओवम. ठीक है, और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. तो आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में. अब हम डिटेल में हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देखिएगा जरा सा. हम oogenesis को मिटा देते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस हम स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, आप ये देखेंगे कि व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस. इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म. तो स्पर्म का फॉर्मेशन को आप बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट एट प्यूबर्टी. कब स्टार्ट होता है? एट प्यूबर्टी. ठीक है ना, जब कोई एक मेल जो है प्यूबर्टी अटेंड करता है तो उसके बाद ये स्टार्ट होता है. क्यों होता है? ड्यू टू दी हार्मोनल चेंजेस. हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है. कौन से हार्मोन किस तरह से रेगुलेट करता है सब हम बात करेंगे इसमें. तो चलिए हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है. समझिएगा, हमने ये बात किया था जब हम पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे हम? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था, क्या देखा था? टेस्टिकुलर. टेस्टिस के अंदर आपने देखा था टेस्टिकुलर लोब्यूल. उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपने क्या देखा था? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल. उस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या आपने देखा था? जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल था, समझिएगा जरा सा कि ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल था इसके अंदर दो तरह के सेल पाए जा रहे थे. समझिएगा, जो दो तरह के सेल आपके थे तो क्या क्या नाम था उस दो तरह के सेल का? एक सेल था जो कि जिसको आपने बोला था कि सर्टोली सेल. एक तरह का सेल था, उसको क्या नाम दिया था आपने? सर्टोली सेल. और दूसरे तरह का सेल था, उसको क्या नाम दिया था आपने? मेल जर्म सेल. ठीक है, तो मेल जर्म सेल थे एंड सर्टोली सेल थे. तो आप समझिएगा, जैसे आप बोलते हैं कि ये क्या है? ये सर्टोली सेल है और ये क्या है? मेल जर्म सेल है. सर्टोली सेल. ठीक है, सर्टोली सेल और ये जो आपका मेल जर्म सेल है. ठीक है, तो ये मेल जर्म सेल. तो आप अगर बात करोगे स्पर्मेटोजेनेसिस का तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली मेल जर्म सेल से होता है. तो क्या होता है? तो मेल जर्म सेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है. क्या बनाता है? स्पर्मेटोगोनिया बनाता है. स्पर्मेटोगोनिया बनाता है. इस स्पर्मेटोगोनिया में समझिएगा, मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा और माइटोसिस के बाद बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे. समझिएगा, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे. उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा? डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा. ठीक है, समझिएगा. तो माइटोसिस के बाद जो है क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना. अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस होगा. आप समझिएगा, तो मियोसिस की कहानी कहां से स्टार्ट हुई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से. तो क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम होंगे. यहां पे भी बात करते हैं 46 क्रोमोसोम होंगे. लेकिन यहां पे आप बोल रहे हो कि यहां पे क्या हो रहा है? मियोसिस 1 हो रहा है. अगर मियोसिस 1 हो रहा है तो अब ये 46 क्रोमोसोम यहां पे नहीं होंगे. तो देखिएगा कि कितने क्रोमोसोम होंगे. तो जब
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है तो आप बोलते हो कि मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो जब रिडक्शनल डिवीजन है तो कितने बनेंगे और क्या बनेंगे? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द मियोसिस 1 एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। कब? जब मियोसिस हुआ, मियोसिस 1। और जब इसमें मियोसिस 2 होगा तो देखिएगा जरा सा कि जब इसके अंदर मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 कैसा होता है? जिस तरह से मतलब बात करते हो जैसे माइटोसिस होता है उसी तरह से मियोसिस 2 होता है। तो इसके अंदर अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं तो कितने क्रोमोसोम होंगे जी? 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मियोसिस 1 यहां पे हुआ। तो इसका मतलब इसके बाद जितने भी सेल बनेंगे वो सबके सेल के अंदर कितना? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो देखिएगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 2 एंड फॉर्म स्पर्मेटिड। क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। ठीक है सर, देखिएगा जरा सा, तो क्या बनता है? ये स्पर्मेटिड बनता है। इस स्पर्मेटिड के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? वही 23 क्रोमोसोम होंगे। अब देखिएगा जरा सा, ये जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होगा। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस होगा। इससे क्या बनेगा? देखिएगा जरा सा, तो स्पर्मेटिड के अंदर डिफरेंशिएशन होगा एक तरह का, क्योंकि यहां पे देखो जो सेल का डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन कर होके क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। देखना जरा सा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन, और ये जो डिफरेंशिएशन होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको और ज्यादा मैं यहां पे मिटा रहा हूं। देखिएगा ये जो हमने बनाया है ना, इसी को अगर सेल के फॉर्म में अगर देखें, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि जब oogenesis हम पढ़ेंगे तो थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा कि एक मान के चलो कि एक oogonia जैसे स्पर्मेटोगोनिया है उससे कितने आपके स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो उसको हम दिखा रहे हैं जरा सा। और oogenesis जब हम देखेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि कितने oogonia से, मतलब एक oogonia से कितने ओवम बनेंगे, वो भी हम दिखाएंगे। देखिएगा जरा सा, तो आपने ये देखा कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें माइटोसिस हुआ। तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस, मैंने बोला कि बहुत सारे माइटोसिस होंगे तो बहुत सारे सेल बनेंगे, उसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमने यहां पे एक सेल बना दिया स्पर्मेटोगोनिया, उससे बहुत सारे सेल बनेंगे। ठीक है, ये माइटोसिस होगा इसमें, तो माइटोसिस के सामने सामने मैं बनाऊंगा। देखिएगा जरा सा, इसमें माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के बाद जो है देखना, जब इसमें माइटोसिस होगा तो बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे oogonia बने, सॉरी बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, और उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा? डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। तो ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें से कोई सेल, लेट की ये सेल जो है डिफरेंशिएट करके क्या बना लिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखना यहां तक क्या हो रहा था? यहां तक माइटोसिस हुआ था। क्या हुआ था? माइटोसिस हुआ था। अब देखना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होगा। तो आप जानते हो कि अगर मियोसिस 1 होता है तो यहां पे क्या हुआ? मियोसिस 1 हुआ, और मियोसिस 1 के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सामने सामने मैं बना रहा हूं, देखना। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जी? तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इसके अंदर मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा तो देखना कि मियोसिस 2 जब इसके अंदर कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा। कितने स्पर्मेटिड होगा देखना, तो टोटल 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। देखिएगा, तो ये किस प्रोसेस से बना? ये मियोसिस 2 जब कंप्लीट हुआ तो यहां से बना स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। देखना डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो ये इस तरह से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखोगे कि एक जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने? 4 स्पर्मेटोजोआ बने यहां पे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एक आइडिया हमने दिया कि
किस तरह से फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, क्या होता है। अब इसके हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा जरा सा कि हार्मोनल कंट्रोल की किस तरह से ये हार्मोनल कंट्रोल मतलब किस तरह से रेगुलेट करता है इन सब के फॉर्मेशन को, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा तो आप बोलते हो कि प्यूबर्टी पे कब स्टार्ट होता है, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, जबकि हम oogenesis जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखना वो प्यूबर्टी पे नहीं होता, कैसे होता है वो हम बाद में बात करेंगे। देखिएगा तो आपने ये बोला कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी पे क्या ऐसी चीजें होती होगी जिसकी वजह से स्टार्ट होता है। तो देखिएगा जो हाइपोथैलेमस है, देखना हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सिक्रीट करेगा। हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा और ये GnRH क्या करेगा, एक्ट करेगा ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। और इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करके क्या बनाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करके क्या बनाएगा, समझना देखना जरा सा, ये रिलीज करेगा दो तरह के हार्मोन को। वो कौन से दो तरह के हार्मोन है, देखना दो तरह के हार्मोन होता है, एक होता है LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दो तरह के हार्मोन ये रिलीज करेगा। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका क्या फंक्शन होता है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो एक्ट करता है, हमने बोला था कि L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, L फॉर लिडिक सेल, ये किसके ऊपर एक्ट करता है, लिडिक सेल के ऊपर एक्ट करता है। और लिडिक सेल कहां पे पाया जाता था, आपने देखा था कि लिडिक सेल का इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, तो इंटरस्टिशियल सेल भी ये कहलाता है। लिडिक सेल को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कॉइल स्ट्रक्चर था उसके बीच बीच में, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे उसके बीच बीच में पाया जाता था, इसलिए ये इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल सेल इसको बोलते हैं। तो लिडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगा और लिडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या बोलेगा कि रिलीज करो क्या चीज, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने के लिए बोलेगा। देखिएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, समझिएगा, ये क्या करेगा, ये डेवलपमेंट ऑफ, रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये बेसिकली फॉलिकल सेल, फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हम इसके बारे में तो पढ़ेंगे फीमेल के अंदर किस तरह से होता है, मेल के अंदर क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं जरा सा। तो फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ये आपका है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बेसिकली एक्ट ऑन किसके ऊपर, तो आपने बोला था दो तरह के सेल पाए जाते हैं, कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, एक सर्टोली सेल पाया जाता है, दूसरा मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल डेवलप होकर क्या बनाया, ओवम। तो सर्टोली सेल क्या किया, सर्टोली सेल का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, तो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या फंक्शन होता है, हार्मोन भी वो रिलीज करता है। तो किस तरह का हार्मोन रिलीज करता है देखिएगा जरा सा। तो फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन सर्टोली सेल, किसके ऊपर एक्ट करता है, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। और सर्टोली सेल को क्या बोलता है कि ये रिलीज करो दो तरह के फैक्टर को, ठीक है ना, दो तरह का फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो दो तरह का फैक्टर होता है, स्पर्जेनिक फैक्टर होता है, स्पर्जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है, स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर होता है। तो वो कौन सा फैक्टर होता है देखिएगा, एक एबीपी होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर, और दूसरा होता है इनहिबिन। देखिएगा जरा सा, इनहिबिन। तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर होता है, प्रोटीन फैक्टर होता है, ये क्या कराता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। तो स्पर्मिएशन मेनली रिस्पांसिबल फॉर स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। मतलब कि जब स्पर्मेटोजोआ मैच्योर होता है तो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड होता है और एम्बेड होने के बाद वो फिर रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है, रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेसिस, रेटिटेसिस से आप जानते हो वास डिफरेंस, वहां से एपिडाइडमिस होते हैं, वास डिफरेंस होते हैं, वो पूरे ट्रैक में मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा था पूरा उसमें जाके मतलब यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। तो ये हो गया आपका स्पर्मिएशन, मतलब रिलीज ऑफ
स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और उस दूसरा इनहिबिन, इनहिबिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किस चीज का, सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो जैसे ब्लड में, आप ब्लड में देखोगे कि फॉलिकल मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया या बढ़ जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो इनहिबिन भी बढ़ेगा। जब इनहिबिन ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिवली रेगुलेट करेगा कि बोलेगा कि भैया कम सिक्रीट करो, एंटीरियर पिट्यूटरी को कम सिक्रीट करो, क्या चीज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम सिक्रीट करो। और दूसरा ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर भी ये एक्ट करेगा। देखिएगा ये हाइपोथैलेमस के ऊपर भी एक्ट करेगा और हाइपोथैलेमस को क्या बोलेगा कि भाई जीएनआरएच कम रिलीज करो। तो अल्टीमेटली जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, इनहिबिन भी बढ़ेगा। जब इनहिबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करेगा इन दोनों ग्लैंड को और बोलेगा कि भाई कम सिक्रीट करो। अब देखिएगा जरा सा कि अगर मैं बोलता हूं टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो ये भी एक्ट करेगा किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और बोलेगा कि भाई कम रिलीज करो, क्या चीज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम रिलीज करो। और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब कम रिलीज होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी कम रिलीज होगा। तो समझिएगा, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर बढ़ गया तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एज वेल एज किसको, हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिवली रेगुलेट करेगा और बोलेगा कि हाइपोथैलेमस को भी भाई आप कम सिक्रीट करो, क्या चीज, जीएनआरएच। जब कम होगा जीएनआरएच तो एलएच भी कम होगा, ठीक है ना। तो ये हार्मोन जो है किस तरह से रेगुलेट करता था, ठीक है ना, तो किस तरह से रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, उसको हमने आज पढ़ा। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था अभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, अब हम oogenesis के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा सा कि जो oogenesis होता है, जो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था वो देखा था बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती उसके अंदर। लेकिन अगर oogenesis की अगर बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। समझिएगा जरा सा कि कैसे कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप बोलते थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता था, एट प्यूबर्टी, लेकिन ये कब स्टार्ट होता है, जब फीटस जो है अपने मदर के वॉर्म के अंदर डेवलप हो रही होती है, एक गर्ल फीटस जो कि डेवलप हो रही है मदर के वॉर्म के अंदर, तो उसी टाइम में जो oogenesis का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होता है। देखिएगा जरा सा कि कैसे स्टार्ट होता है। तो हम बात अगर करते हैं तो जैसे 5 to 6 वीक अगर फीटस का होता है तो इस टाइम में स्टार्ट होता है क्या चीज, oogenesis का प्रोसेस, ठीक है ना। मदर के वॉर्म के अंदर है, अभी फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, समझिएगा। और जब ये 5 to 6 वीक की तो स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, स्टार्ट हुआ। और जब ये 24 से लेके 26 वीक की होती हैं तो उस टाइम में जितना भी oogonia बनना होता है वो बन चुका होता है। तो लगभग 6.7 मिलियन oogonia जो है बन चुका होता है, ठीक है ना। एक ओवरी के अंदर 6.7 मिलियन oogonia बन चुका होता है। जितना बनना होता है ये 24 से 26 वीक के फिटल डेवलपमेंट के दौरान ही बनता है, उसके बाद कोई oogonia नहीं बनता। नो मोर oogonia फॉर्म्ड, ठीक है ना, फॉर्म्ड आफ्टर दैट, ठीक है ना। इसके बाद, ठीक है, oogonia नहीं बनने वाले हैं। तो समझिएगा जरा सा कि अब oogonia नहीं बनेगा इसके बाद। तो इसके बाद क्या होगा, तो देखिएगा कि जब 6.7 मिलियन oogonia कितना 24 से 26 वीक की जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी टाइम में बन चुका है। तो इसका मतलब कि अब एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करते हैं, एट बर्थ के टाइम की अगर बात करते हैं कि वो फीटल गर्ल जो कि डेवलप होके, ठीक है ना, अब जो है क्या है कि उसका बर्थ होने वाला है, तो उस टाइम में जो है अगर हम बात करते हैं तो एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन, देखिएगा जरा सा, 2 मिलियन oogonia पाया जाता है। देखिएगा तो 2 मिलियन oogonia एट द टाइम ऑफ बर्थ पाया जाता है। अब देखिएगा तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात हुई। अब यहां से अगर प्यूबर्टी की अगर बात करते हैं, एट प्यूबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा
कि प्यूबर्टी के टाइम में अगर आप बात करोगे तो इस टाइम में जो आपका 60,000 से लेके ठीक है ना, कितना 68,000 oogonia जो है एक ओवरी के अंदर होता है। और उसके बाद ठीक है ना, आप समझिएगा कि जितना भी oogonia बनना है वो इसी टाइम में बन चुका है, इसके बाद कोई भी oogonia नहीं बनना है, थोड़ा समझिएगा इसमें, ठीक है। तो अब एट द प्यूबर्टी में 60,000 टू 68,000, अब ये समझिएगा कि जिस टाइम में oogonia एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है उसके बाद oogonia के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट उसी टाइम से हो चुका होता है और ये oogonia कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी oocytes में। तो देखिएगा जरा सा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। जो प्राइमरी oocytes हैं, अब ये पूरी कहानी आप देखिएगा कि हमने पूरा डेवलपमेंट के दौरान कैसे कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में हमने बात किया। अब देखिए, अब यहां पे हम बताते हैं आपको कि oogonia जो है, oogonia इसके अंदर माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के बाद जो है ठीक है, देखिएगा oogonia के अंदर माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के होने के बाद क्या बनाएगा, ये प्राइमरी oocyte बनाएगा। देखिएगा ये प्राइमरी oocyte बनेगा और जब ये प्राइमरी oocyte है इसके अंदर मियोसिस होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो अब देखिएगा थोड़ा सा कि जब ये प्राइमरी oocyte बन चुका होता है तो इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता है। देखिएगा कि कब प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट, हमने बोला कि जब बर्थ हुआ उसके बाद ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। तो प्यूबर्टी, इवन प्यूबर्टी की बात करते हैं क्या कि प्यूबर्टी तक ये किस स्टेज में रहता है, प्यूबर्टी क्या पूरी लाइफ की अगर हम बात करते हैं, अगर उसको मौका ना मिले मियोसिस 1 कंप्लीट करने का, क्योंकि मौका वो तब मिलेगा जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसमें से भी एक ही सेल को मौका मिलेगा इतने सारे में से, तो इसका मतलब कि रिमेनिंग जितने सेल है वो सब के सब अरेस्ट होता है प्राइमरी oocyte। कौन से स्टेज पे देखना, अरेस्ट होता है, ठीक है, अरेस्ट एट ठीक है ना प्रोफेज 1, किस पे, प्रोफेज 1 पे, कौन सा, लेप्टोटीन स्टेज में जो है ये अरेस्ट रहता है। देखिएगा तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या है, अरेस्ट है। कब तक, हमने बोला प्यूबर्टी, प्यूबर्टी ही नहीं, प्यूबर्टी में किसी एक सेल को इनमें से मौका मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का और जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगा तो सेकेंडरी oocyte बना पाएगा। अदरवाइज समझिएगा कि आपने बोला कि 12 ईयर में प्यूबर्टी अटेंड करती है तो प्राइमरी oocyte 12 ईयर से लेके अगर कोई गर्ल जो है, मतलब कोई फीमेल जो है 40 साल की अगर हो जा रही है तो 40 साल तक ये प्राइमरी oocyte ही बना हुआ रहेगा। 40 साल के बाद ही, मतलब जब मौका मिलेगा इसको तभी ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो पाएगा। देखिएगा जरा सा, तो सेकेंडरी oocyte जो आपने बोला कि मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है और इसके अंदर जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो ये आपका ओवम बनता है। समझिएगा जरा सा, तो ये सेकेंडरी oocyte, फिर से बात यहां पे, एक बार तो ये प्राइमरी oocyte ये अरेस्ट हो गया। कब तक अरेस्ट हुआ, जब तक मौका ना मिले किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने के लिए, तब तक ये अरेस्ट है, सेकेंडरी oocyte नहीं बना सकता। उसके बाद देखिए जरा सा, जब ओवम बनना रहता है तो ये सेकेंडरी oocyte ये भी अरेस्ट हो जाता है। कौन से स्टेज पे अरेस्ट होता है, देखिएगा, अरेस्ट एट मेटाफेज। कौन से स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे, मेटाफेज कौन सा, 2 पे, मेटाफेज 2 पे ये अरेस्ट हो जाता है। और ये कब तक अरेस्ट रहता है, देखिएगा एक बात समझिएगा, अभी फॉलिकुलर डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब ये सेकेंडरी oocyte बन गया, ये सेकेंडरी oocyte जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं तो उस टाइम में ठीक है ना, जब ये ओवुलेशन होता है तो उस टाइम में ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिएगा ये जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो ये क्या बना, ओवम बना और ये अरेस्ट है कब तक, जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये ओवम बना पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि oocyte के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता। जब खुद का सेंट्रियोल नहीं होता तो जब स्पर्म आएगा और जब फ्यूजन होगा तो स्पर्म के अंदर हमने बताया था सेंट्रियोल के बारे में, तो वो सेंट्रियोल होता है, उसके सेंट्रियोल के मदद से स्पिंडल फाइबर बनाएगा और स्पिंडल फाइबर जब बनेगा तभी तो एनाफेज में जाएगा, क्योंकि एनाफेज में पोल की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है, किस चीज का, क्रोमोसोम का। तो
तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये यहीं पे अरेस्ट रहता है। तो अब समझिएगा ये आपका ओवम बन गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसी चीज को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं सेल के फॉर्म में, जैसे हमने वहां पे बताया था उसी तरह से यहाँ पे भी बताते हैं। मतलब जब हमने बताया था आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में, उसी तरह से ओजेनेसिस में देखिएगा कि एक सेल है, इसके अंदर माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के बाद जो है क्या बना, ठीक है, माइटोसिस के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। देखिएगा जरा सा कि प्राइमरी oocyte, सामने सामने मैं बना रहा हूं, ये प्राइमरी oocyte बना। अब इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा। अब देखिएगा जब मियोसिस 1 होगा तो इस टाइम में 2 सेल बनेंगे, लेकिन 2 सेल में जो होगा, ठीक है, देखिएगा जरा सा, जो ये एक सेल होता है इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी बनता है और एक फंक्शनल सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये बड़ा सा और ये बहुत ही छोटा सा बनता है, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। अब कम होता है तो इसलिए इसके अंदर डिवीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन है कि इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि आगे इसका क्या होता है, लेकिन इसका डिवीजन हो भी सकता है, लेकिन इसका फंक्शन अननोन है, ठीक है, समझिएगा। तो ये क्या बना, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte जो है आपने बोला कि अरेस्ट है, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस, ठीक है ना, यहां पे क्या हुआ, मियोसिस 1 से बना आपका सेकेंडरी oocyte। अब इसके अंदर फिर से मियोसिस 2 जब होगा, देखिएगा मियोसिस 2 जब ये कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, फिर से एक पोलर बॉडी बनता है और दूसरा बड़ा सा क्या बनता है, ओवम बनता है। तो ये जो ओवम है ये फंक्शनल है, ठीक है, और ये फिर से जो ये आपका क्या है, पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ये है क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। और ये पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है, और ओवम जो है ये क्या होगा, ओवम आप जानते हो कि ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट बन जाएगा। तो अब आप ये समझोगे, देखिए जरा सा कि एक oogonia जो है, जो डिफरेंशिएट करके oogonia बनाया था, oogonia में माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte से कितने, एक ही ओवम बने, लेकिन एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने थे, 4 स्पर्म बने थे। तो थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है। तो ये तो टोटल कहानी इस तरह से हो गई, मैंने आपको समझाया oogenesis के बारे में। लेकिन oogenesis जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, फॉलिकल के अंदर, ये जो प्राइमरी oocytes की हम बात करते हैं, ये फॉलिकल के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट इसका हो रहा होता, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। कि जो आपने प्राइमरी oocyte देखा था, आपने कि बोला था कि प्राइमरी oocyte का कब होता है डेवलपमेंट, जब बर्थ हो जाता है तो oogonia होता है। अब oogonia से प्राइमरी oocyte बनते हैं, ठीक है। तो oocyte जो होता है वो किस तरह से देखेंगे जरा सा, कि प्रोटेक्टेड है इनसाइड द फॉलिकल, तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। तो बेसिकली ये oogenesis का ही टॉपिक है, देखिएगा इसमें जरा सा। तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल किस तरह से बनता है, देखिएगा कि प्राइमरी फॉलिकल ये है, तो प्राइमरी फॉलिकल का मतलब ये है, देखिएगा जरा सा कि प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल में अगर आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए सबसे अंदर जो हमने ब्लैक कलर का बनाया है ये आपका प्राइमरी oocyte है। क्या है ये, प्राइमरी oocyte है, समझिएगा जरा सा, प्राइमरी oocyte है। और उसके बाद जो दूसरा मेम्ब्रेन है उसको जरा सा आप देखेंगे, देखिएगा जरा सा कि उसके बाद जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, समझिएगा। तो ये जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन, सबसे अंदर आपने देखा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte प्रोटेक्टेड बाय जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के ऊपर जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं वो बेसिकली फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना। फॉलिकल्स मतलब फॉलिकल्स बेसिकली ग्रेन्युलोसा सेल से मिलकर बना हुआ होता है ये फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स के अंदर प्रोटेक्टेड होता है प्राइमरी oocyte। ये जोना पेलुसिडा के अगर फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप समझिएगा जरा सा कि जब फॉलिकल का फॉर्मेशन जब ये मान के चलिए प्राइमरी फॉलिकल बनता है तो प्राइमरी फॉलिकल का जो लेट स्टेज होता है उस टाइम में जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका जोना पेलुसिडा बन गया, ये प्राइमरी फॉलिकल। अब देखते हैं जरा सा सेकेंडरी
सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में जल्दी जल्दी देखते हैं। ये आपका है सेकेंडरी फॉलिकल, समझिएगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल अगर है तो इसके अंदर देखिएगा सबसे अंदर, और डिफरेंस भी आप देखते चले जाइएगा, देखिएगा सबसे अंदर जो प्रोटेक्टेड है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, प्राइमरी oocyte। सेम वही बात है कि ये है प्राइमरी oocyte। क्या है ये, प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte हो गया। अब जो बाहर है वही जोना पेलुसिडा, याद करो जोना पेलुसिडा। और जो उसके बाहर जो मेम्ब्रेन, एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे सेकेंडरी फॉलिकल में, देखिएगा जरा सा जो बाहर, तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये जो ग्रेन्युलोसा सेल है, फॉलिकल किससे से मिलकर बना है, ग्रेन्युलोसा सेल के से मिलकर बना है। यहां पे अगर ग्रेन्युलोसा सेल अगर देखोगे तो ये बहुत कम है, ठीक है, एक ही लेयर में आपको दिख रहा है, एक लेयर कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन कम होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में मोर ग्रेन्युलोसा लेयर कवर्ड द प्राइमरी oocyte, समझिएगा। और जो बाहर जो आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, ये बेसिकली जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, थिका लेयर है। क्या है ये, थिका लेयर है। क्या है ये, थिका लेयर है। आप समझिएगा जरा सा कि ये जो थिका लेयर है ये बेसिकली क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो थिका जो होता है वो डिफरेंशिएट होके दो, आप समझिएगा, पहले ये जो फॉलिकुलर सेल है ना वही डिफरेंशिएट करके क्या बनाया है, थिका बनाया है, जो आउटर। और जो बाहर है फॉलिकल, जो थिका की दो लेयर की बात करते हैं, जो बाहर का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड थिका एक्सटर्ना, और जो अंदर की बात करते हैं उसको थिका इंटरना। लेकिन जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना उतना क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप टर्शियरी फॉलिकल की अगर बात करेंगे तो वहां पे थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना जो होता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो समझिएगा, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। तो प्राइमरी फॉलिकल में आपने देखा कि बहुत कम ग्रेन्युलोसा लेयर है, सेकेंडरी फॉलिकल में बहुत ज्यादा ग्रेन्युलोसा लेयर है। और उसके अलावा क्या डिफरेंस है, थिका लेयर का फॉर्मेशन है। अब टर्शियरी फॉलिकल के बारे में देखते हैं जरा सा, देखिएगा ये है आपका टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। तो ये टर्शियरी फॉलिकल है, देखिएगा ये टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस होता है, यहां पे ग्रेन्युलोसा की लेयर जो होती है वो कम होती है, यहां पे ग्रेन्युलोसा की लेयर और ज्यादा हो जाती है। और क्या, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाता है। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। ये है टर्शियरी फॉलिकल, समझिएगा। और यहां पे क्या होता है, जो थिका लेयर की आप बात करते थे, तो थिका जो होता है वो डिफरेंशिएट करके दो लेयर में बढ़ जाता है। जो अंदर की लेयर दैट इज कॉल्ड थिका इंटरना, जो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड थिका एक्सटर्ना। मैंने यहां से सेक्शन काट के ये निकाल के दिखाया है आपको कि क्या है, थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना। और ये क्या करता है, थिका इंटरना बेसिकली रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, आप समझिएगा जरा सा। और क्या बातें हैं आप देखिएगा, टर्शियरी फॉलिकल में मेनली डिफरेंस अगर बात करें तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, थिका डिफरेंशिएट इनटू टू लेयर, ठीक है ना। और ये देखिएगा जरा सा कि ये जो आप प्राइमरी oocyte यहां पे देख रहे थे, अब ये क्या बन चुका है, सेकेंडरी oocyte बन चुका है। मतलब कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड था, आप याद करो प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन स्टेज में अरेस्टेड था, तो वो क्या हुआ बेसिकली, अब वो सेकेंडरी oocyte बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है यहां पे। उसके बाद देखिएगा ये टर्शियरी फॉलिकल से ये मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल बनता है। और ये जो मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल है इसको बोलते हैं बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल को, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें देखिएगा कि जो ये एंट्रम था, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी और बड़ा हो जाता है और इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, ठीक है ना, ल्यूटीन फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा जरा सा, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज्यादा भर जाने की वजह से अब क्या होता है, टर्जिड हो जाता है काफी ये, और यहां से डेहेसेंस हो जाता है, ग्रेन्युलोसा लेयर टूट जाता है। और टूटने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, यहां पे प्राइमरी oocyte था, ये कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी oocyte में, यहां पे भी सेकेंडरी oocyte में ही है। और ये सेकेंडरी oocytes जो क्या हो गए, बाहर आ जाएंगे। तो ओवुलेशन, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो अब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ये जब बाहर आ गया है तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद बेसिकली ये कहां चला जाएगा, इसको रिसीव कर लेगा। कौन रिसीव करेगा, फिम्बरी। मतलब कि आप बात करो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिम्बरी जो
था वो बिल्कुल ओवरी के साथ अटैच था। ये पूरी कहानी ओवरी के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो ओवरी इसको रिसीव करेगा और रिसीव करके कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे जाएगा और वहां पे बेसिकली क्या होगा, वेट करेगा किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म आ जाएगा तो फ्यूजन हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte जो है बाद में ओवम में कन्वर्ट होगा। अगर फ्यूजन नहीं हो पाया तो सेकेंडरी oocyte नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, ये डीजेनरेट कर जाएगा वहीं पे, ठीक है, डीजेनरेट कर जाएगा और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा उसके साथ ये बाहर आ जाएगा। आप समझिएगा जरा सा। तो यहां पे आपने देखा जो ग्रेन्युलोसा सेल थे वो भी अरेंज है और यहां से सेकेंडरी फॉलिकल निकल चुका है। तो ये जो ग्रेन्युलोसा सेल जो रेमिनेंट पार्ट बच जाता है टर्शियरी फॉलिकल का, वो कन्वर्ट होके क्या बनता है, ग्रेन्युलोसा सेल मिलकर क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। और ये कार्पस ल्यूटियम बनाता है और इस कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। समझिएगा जरा सा, ठीक है। तो ये आपने एक बात ये समझिएगा कि ये अंदर सबसे अंदर क्या है, ये सेकेंडरी oocyte, उसके बाहर क्या है, जोना पैलोसिडा, उसके बाहर क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल, और ये बाद में कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, जो ग्रेन्युलोसा सेल है कोरोना रेडिएटा बनाएगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में जब इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे हम। ये देखिएगा जो रेमिनेंट पार्ट है कार्पस ल्यूटियम बनाया, कार्पस ल्यूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज किया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलकर क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को मैनेज करता है। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा। अगर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रिलीज हो पाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रिलीज पाएगा तो एंडोमेट्रियम वॉल जो होगा क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, स्लैगिंग हो जाएगी, उसकी टूटने लगेगा और टूट के वो बाहर आएगा। पूरा मैकेनिज्म है, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताएंगे उसको, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, वहां से स्लैगिंग होगा और स्लैगिंग होके ये बाहर निकल जाएगा। तो ये तो डीजेनरेट हो चुका है, तो उसी से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसी के डीजेनरेशन से। आप बात एक और समझिएगा जरा सा, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये 9 मंथ के लिए फिक्स हो जाएगा और इसको 9 मंथ तक ये रिलीज करता रहेगा, कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये रिलीज करता रहेगा। और इसको जो वहीं पे मतलब फिक्स हो जाएगा, उसके फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके फिक्स के लिए।